स्वागत है आपका ग्लोबल इंडिया की ताजा कड़ी में। दुनिया भर के स्टार क्रिकेटरों से भरी फिल्मी सितारों और उद्योगपतियों की टीमें, खचाखच भरे स्टेडियमों में चौके छक्कों की बरसात के बीच ग्लैमरस चीयरलीडर्स का डांस। ऐसे में हरी घास, सफेद पोशाक और लाल गेंद वाला 5 दिनों का टेस्ट क्रिकेट तो जैसे पवेलियन ही लौट गया हो। कैसे आईपीएल की चमक की कीमत अदा कर रहा है परंपरागत क्रिकेट? दिल्ली से विधांशु कुमार की रिपोर्ट। साल 1992 में जब 19 साल के सचिन तेंदुलकर ने इंग्लिश काउंटी क्लब यॉर्कशायर की तरफ से खेलने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, तब दुनिया भर की मीडिया में ये खबर छाई रही। और हो भी क्यों ना, यॉर्कशायर अपने इतिहास में पहली बार किसी विदेशी खिलाड़ी को टीम में ले रहा था। और किसी भी प्रतिभावान युवा खिलाड़ी के लिए इंग्लिश काउंटी में खेलने से अच्छा और क्या हो सकता था। लेकिन ये तब की बात थी। आज 20 साल बाद बाजी पलट गई है। अब सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली जैसे खिलाड़ी काउंटी में नहीं खेल रहे हैं, बल्कि इसके ठीक विपरीत पीटरसन जैसे टैलेंटेड इंग्लिश खिलाड़ी ऑफ सीजन में इंडिया की उड़ान भर रहे हैं। वजह है लगभग अरबों डॉलर की इंडियन प्रीमियर लीग, जो दुनिया का सबसे लोकप्रिय 2020 टूर्नामेंट के रूप में उभर रहा है। आईपीएल में तो मार्केटिंग है, सब इट्स ऑल कमर्शियलिज्म, पैसे बनाने की चीज है, मनी मेकिंग फॉर द स्पॉन्सर्स, फॉर द चीयर लीडर्स और फॉर द प्लेयर्स। हमारे जमाने में 50 रुपये दिन के मिलते थे, आईपीएल 2013 में 9 टीमें हैं और उनमें इस साल लगभग 202 खिलाड़ी अनुबंधित हैं। खिलाड़ियों को मोटी रकम पर साइन किया गया है। इंडिया या इंग्लैंड के डोमेस्टिक लीग में खेलकर ये खिलाड़ी जितना कमा पाते हैं, उसके मुकाबले आईपीएल में खेलकर उनकी कमाई अब कई गुना ज्यादा हो रही है। आप डोमेस्टिक में अच्छा करके अगर आईपीएल में अच्छा करते हैं तो आप बहुत जल्दी नोटिस में आते हैं और सिलेक्टर्स भी उस चीज को नोटिस करते हैं, क्योंकि आप वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स के अगेंस्ट और उनके साथ खेलते हैं। आईपीएल के आने के बाद इस तरह की कोचिंग एकेडमीज में बच्चों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। पहले किसी युवा और टैलेंटेड खिलाड़ी के पास सिर्फ नेशनल टीम में खेलने का मौका होता था, लेकिन अब उनके लिए नए दरवाजे खुलते जा रहे हैं। आईपीएल में खिलाड़ियों को पैसा तो मिला है और एक करियर भी, लेकिन कुछ खिलाड़ी इस बात पर चिंतित हैं कि फटाफट क्रिकेट का ये ब्रांड काउंटी पर तो छा ही गया है, लेकिन कहीं टेस्ट क्रिकेट पर भी ये खतरा न बन जाए। लेकिन आईपीएल के मैनेजर्स इस बात पर चिंतित नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम किसी को बोल रहे हैं मत खेलो या खेलो, सब उनकी मर्जी है। जिसका एफटीपी है, वो फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम है, इंटरनेशनल कमिटमेंट है, उसका प्रायोरिटी हम देते हैं और वो खिलाड़ी को खिलाते भी नहीं है। आईपीएल अपने 6ठे सीजन में है और इसकी लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है। खिलाड़ी मानते हैं कि काउंटी क्रिकेट में खेलने से उन्हें विदेशी पिचों पर खेलने की अच्छी प्रैक्टिस मिलती है, लेकिन जहां तक उनके करियर का सवाल है, आईपीएल से मुकाबला किसी भी लीग का नहीं है। विधांशु कुमार, बीबीसी, दिल्ली। लेकिन आईपीएल के चकाचौंध से दूर क्रिकेट की जन्मभूमि इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट अब भी खेला जा रहा है, ठीक इसी समय जब भारत में आईपीएल चल रहा है। असर बिल्कुल साफ है। क्रिकेट के सारे बड़े सितारे रंगीन कपड़े पहनकर भारत के स्टेडियमों की रौनक बढ़ा रहे हैं, जबकि इंग्लैंड में कुर्सियां खाली पड़ी हैं। लॉर्ड्स के मैदान से अपूर्व कृष्ण। लॉर्ड्स क्रिकेट का मक्का, जहां 1787 में पहला मैच खेला गया था मिडिलसेक्स और एसेक्स के बीच। 226 साल बाद मिडिलसेक्स की टीम फिर मैदान में है डर्बीशायर के साथ खेलने। इंटरनेशनल मैचों में स्टेडियम खचाखच भरा होता है, काउंटी में नजारा दूसरा है। पाकिस्तान और केंट काउंटी टीम के कप्तान रह चुके अपने जमाने के स्टार खिलाड़ी आसिफ इकबाल बताते हैं, पहले ऐसा नहीं था। मुझे अच्छी तरह याद है जब हम खेलते थे, कभी एम्प्टी ग्राउंड्स नहीं थे वहाँ। इवन ऑन वीकडेज सपोर्टर्स हुआ करते थे दोनों काउंटीज के, एंड यहाँ तो खाली स्टैंड्स पड़े हुए हैं। जिस जमाने में हम खेलते थे, इट वॉज ए स्पोर्ट, इट वॉज फन, इट वॉज एंटरटेनमेंट। अब वो नो लॉन्गर, ना वो स्पोर्ट रहा ना वो एंटरटेनमेंट रहा, अब इट हैज बिकम एन इंडस्ट्री। काउंटी क्रिकेट इंग्लैंड और वेल्स की प्रथम श्रेणी घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता के रूप में 1890 से खेली जा रही है। अभी इसमें 18 टीमें हैं, जिन्हें 2 डिवीजनों में बांटा गया है। मुकाबला पहले 3 दिन का होता था, अब 4 दिन का हो गया है। एक वक्त था जब बेदी, पटौदी, गावस्कर, कपिल, शास्त्री, अजहर, गांगुली, द्रविड़, सचिन, सहवाग, ये सारे नाम काउंटी खेलने आया करते थे। लेकिन आईपीएल शुरू होने के बाद केवल मुरली कार्तिक ऐसे हैं जो यहाँ नियमित रूप से आया करते हैं। और इस साल अभी तक जो विदेशी खिलाड़ियों की सूची है, उसमें कार्तिक का नाम भी नहीं है। काउंटी में भारतीय खिलाड़ियों की घटती दिलचस्पी की असल वजह है पैसा और खेल का समय।
बताते हैं बीबीसी के पूर्व खेल संपादक और वरिष्ठ खेल पत्रकार मिहिर बोस। इंडियन क्रिकेटर्स को फॉर अ लॉन्ग टाइम इंडिया में पैसे मिलते थे। काउंटी क्रिकेट क्यों खेलते आते? पैसे के लिए खेलने आते थे, क्योंकि काउंटी क्रिकेट जब शुरू होता है मई टू अगस्त, दूसरी जगह में क्रिकेट नहीं था। तो आईपीएल क्या किया है? आईपीएल इंडिया में बहुत पैसा मिलाया क्रिकेट को। एक विश्लेषक ने कहा था, क्रिकेट एक ऐसा भारतीय खेल है जिसका जन्म संयोग से इंग्लैंड में हो गया। अप्रैल में आईपीएल और काउंटी के सीजन में ये बात और सही लगती है। अपूर्व कृष्ण, बीबीसी, लंदन। ग्लोबल इंडिया में आगे है। मौत के मुंह से निकलकर आई मलाला ने तो ब्रिटेन में फिर थामी किताबें, पर स्वाद के उनके बाकी साथियों का क्या है हाल? ये मेरा देश है, ये मेरा शहर है, ये मेरा समाज है। यहीं मेरे पूर्वज हुए, यहीं मैं पैदा हुआ, यहीं जन्म लिया तुमने। तुम यानी मेरी प्यारी गुड़िया, गुड़िया जिसकी रुनझुन आज रौनक है मेरे घर की, जो आबाद करेगी एक और घर कल, जिसकी इज्जत से आज है मेरे घर का गौरव। कल इसी गुड़िया पर गर्व करेगा पूरा समाज, पूरा शहर, पूरा देश। ये सब होगा, जरूर होगा, अगर मैं बचा पाया तुम्हें, तुम्हारे बचपन को, मेरे देश, मेरे शहर, मेरे समाज के उन दरिंदों से जो रह रहे हैं मेरे ही आसपास। इस तथाकथित सभ्य समाज में मुट्ठी भर है संख्या में, लेकिन असहाय और शर्मिंदा है मेरा समाज, मेरा शहर, मेरा देश। कभी यूं ही जब मिले एक लफ्ज़ प्यार का, और जिंदगी is good, pity in a way, pity is good। बंगल सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। माँ बनना हर नारी के लिए सबसे बड़ा सुख होता है, पर यह सुख अपने साथ कुछ खतरे भी लेकर आता है। ऐसे ही कुछ खतरों से दो चार होना पड़ा बीकानेर निवासी पिंकी जोशी को। एक स्वस्थ बच्ची को जन्म देने के हफ्ते भर बाद उसके सर में अचानक दर्द शुरू हो गया। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में दिखाया तो जरूरी जांचें होने के बाद पता चला कि उसके सिर में खून के थक्के बन गए हैं। करीब 10 दिन तक पीबीएम अस्पताल में इलाज करने के बाद डॉक्टरों की सलाह पर पिंकी को एसएमएस अस्पताल जयपुर में रेफर कर दिया गया और यहाँ उसका करीब 15 दिन तक इलाज चला। इलाज के दौरान पिंकी को राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का बड़ा सहारा मिला। राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत पिंकी को इलाज के दौरान निःशुल्क जांच पीबीएम अस्पताल से एसएमएस अस्पताल जयपुर तक की निःशुल्क परिवहन सुविधा मिली, तो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत इलाज के लिए सभी दवाइयाँ निःशुल्क उपलब्ध कराई गयी। आज पिंकी और उसके परिजन सरकार की इन योजनाओं के लिए सरकार के आभारी हैं और धन्यवाद देते हुए कहते हैं कि इन योजनाओं ने उन्हें न केवल बुरे वक्त में आर्थिक संबल दिया, बल्कि मानसिक परेशानियों के बीच उम्मीद की एक किरण भी जगाई है। इसके सर में दर्द होने लग गया था और भयंकर रूप से दर्द हो गया था। फिर यहाँ से हम उठा पीबीएम अस्पताल ले गए थे। उसके बाद में उन्होंने इलाज किया था, कुछ गोलियों का पार नहीं पड़ी। फिर वहाँ से हमने रेफर करा के जयपुर लेके गए। जननी सुरक्षा के इलाज तहत सारी अपने को दवाइयाँ, सीटी स्कैन वगैरह सारी फ्री ऑफ मिल गई और एम्बुलेंस का किराया मिल गया। पूरा धन्यवाद है कि ऐसी योजना चलाते रखें और मन नहीं करे और योजना बढ़ाते रहे। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तो
कब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। लंदन में बीबीसी ब्रॉडकास्टिंग हाउस से आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया। जब कोई भारत से ब्रिटेन पहुंचता है तो शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं होता कि यहां भी जातीय भेदभाव की समस्या हो सकती है। जातिगत भेदभाव भारत में गैर कानूनी है, लेकिन कई सामाजिक संगठनों की मांग के बावजूद ब्रिटेन के सांसदों ने इससे निपटने के लिए अलग से कानून बनाने की जरूरत नहीं समझी। हालांकि ब्रितानी सरकार ये मान चुकी है कि दक्षिण एशियाई समुदाय में जातिगत भेदभाव की समस्या मौजूद है। इस मांग को ब्रिटेन की संसद के ऊपरी सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने सहमति दी थी, लेकिन निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई वोटिंग में इसे पर्याप्त समर्थन नहीं मिल सका। भारत और पाकिस्तान जैसे देशों से ब्रिटेन आने वाले दलित अक्सर ये शिकायत करते हैं कि जातिगत भेदभाव की समस्या परदेश में भी उनका पीछा नहीं छोड़ रही। सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी का मानना है कि इस समस्या से निपटने के लिए नए कानून नहीं बल्कि जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। ब्रिटेन में भारतीय या भारतीय मूल के लोगों की संख्या करीब 16 लाख है, जिनमें से 8 लाख हिंदू हैं और इन 8 लाख हिंदुओं में से 4,80,000 यानी कि आधे से भी ज्यादा दलित हैं। और अब हमारे साथ हैं देवेंद्र प्रसाद, जो ब्रिटेन में लंबे समय से जातिगत भेदभाव के खिलाफ अभियान चला रहे कास्ट वॉच यूके के महासचिव हैं। देवेंद्र जी, सरकार का कहना है कि जागरूकता इसका हल है, आप चाहते हैं कि कानून में बदलाव हो। क्या सचमुच समस्या इतनी व्यापक है कि कानून में बदलाव हो? समस्या यहाँ पे बहुत गंभीर हो चुकी है। यहाँ पे स्कूलों में जो है बच्चों के साथ बुलिंग होती है, दफ्तरों में, फैक्ट्रियों में लोगों के साथ दुर्व्यवहार होता है यहाँ पे, और यहाँ तक जो है मंदिरों में और गुरुद्वारे यहाँ पे जो है जाति के आधार पे बने हुए हैं। और हिंदुस्तान के जो लोग हैं उनको तो ये समझ में नहीं आएगा कि जो सिख गुरुद्वारे हैं उनमें ये समस्या ज्यादा मतलब जग पकड़ गई है, और कास्ट के जाति के आधार पे यहाँ पे गुरुद्वारे बने हुए हैं जो कि आपको इंडिया में नहीं मिलेंगे। तो समस्या जो है इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, और बिना कानून के यहाँ पे जो है मतलब समस्या का समाधान नहीं होगा। लेकिन देवेंद्र जी, कानून तो भारत में भी है, तो क्या कानून ही है इस समस्या का हल? फिर देखिए, भारत में कानून है पर वहां पे एनफोर्समेंट की प्रॉब्लम आ जाती है। यहाँ पर जब कानून बनेगा तो उसकी एनफोर्समेंट होगी, और यहाँ की पब्लिक उसकी सोच ही ऐसी है कि जब कानून बनता है तो वो उसको काफी सीरियसली लेते हैं। जब तक कानून नहीं बनेगा तो आप उनकी किसी भी तरीके की जागरूकता जगाइए, वो जो है इतनी कामयाब नहीं होगी। तो कानून जो बनना है वो बहुत जरूरी है, और यही वजह है कि हम अपना जो है कैंपेन इतनी मतलब जोर शोर से कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि जो है लॉ जो है और कानून जो है वो जरूर बनेगा यहाँ पे। लेकिन क्योंकि अब हाउस ऑफ कॉमन्स में पर्याप्त समर्थन नहीं मिल पाया, तो अब आगे क्या होगा इस दिशा में? देखिए, अभी हमारी लड़ाई जारी है। ठीक है, हम सिर्फ 64 वोटों से थोड़ा सा हमें कमी रह गई है, और हमें मालूम है 650 यहाँ पे एमपी हैं, और एक दूसरे राउंड में जो ये आएगा पार्लियामेंट में तो हम जो है वो कमी पूरी कर लेंगे, और हमें उम्मीद पूरी है कि कानून जो है जरूर बनेगा हमारे फेवर में। लेकिन फिलहाल जो ये रुकावट आई है, इससे कितना धक्का लगा है इस अभियान को? हमें पूरे यकीन है कि हाउस ऑफ कॉमन में भी जब वापस जो बिल आएगा, एमपीज जो है इस चीज को समझेंगे और हमें सपोर्ट देंगे और कानून को जो है चेंज करेंगे। देवेंद्र जी, हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। कार्यक्रम में आप आगे देखेंगे अरबी, जापानी और अमेरिकी शायरों का मुशायरा। तालिबान की गोली झेलने के बाद इलाज पूरा होने पर पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई ने ब्रिटेन में एक बार फिर पढ़ाई शुरू की। लेकिन क्या हाल है स्वात में रहने वाली उन लड़कियों का जो मलाला के साथ पढ़ती थीं? क्या कुछ बदला है उनके लिए, या फिर अब भी वो खौफ के साए में ही जी रही हैं? पाकिस्तान से बीबीसी संवाददाता सना गुलजार की रिपोर्ट। स्वात की हसीन घाटी पर पिछले साल फिर खून खराबे का दाग लगा। अक्टूबर में मलाला यूसुफजई तालिबान की गोली का निशाना बनी, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए ब्रिटेन ले जाया गया। ठीक होने के बाद पिछले महीने से मलाला ने ब्रिटेन में फिर पढ़ाई शुरू कर दी है, और साथ ही उन्होंने अपने नाम पर बने फंड से स्वात में लड़कियों की तालीम के लिए मदद देने का ऐलान भी किया है।
हमारा पहला ग्रांट जो है वो पाकिस्तान के इलाके स्वात के लिए है, क्योंकि बहुत खूबसूरत इलाका है जहाँ पर बच्चे तालीम से महरूम है, जहाँ पर बच्चियाँ घरों में काम करती है, जहाँ पर बच्चियाँ कपड़े धोती है, बर्तन धोती है। तो हम चाहते हैं कि वो बच्चियाँ स्कूल जाए और इसी मकसद के लिए हम उन बच्चों को तालीम देंगे। मलाला तो अब महफूज है, मगर सवात में उनके साथ जख्मी होने वाली उनकी 2 सहेलियां अब भी खौफ की जिंदगी गुजार रही हैं। शाजिया की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। वो स्कूल से वापस आकर तेजी से घर के भीतर चली जाती हैं। वो सहमी हुई हैं, पर लड़ भी रही हैं। हमने इतने बड़े वाक़े से फिर हम स्कूल गए, अपनी स्टडी को जारी रखा। अगर आज हम स्कूल ना जाते तो दुनिया के लिए कैसे पैगाम पहुंचाते कि यानी कि हर जो भी जैसे भी हालात हो, लेकिन तालीम तो जारी रखनी है ना। शाजिया डॉक्टर बनना चाहती हैं, पर उनके घर के बाहर लगा ये पहरा इस बात का इशारा है कि ये ख्वाहिश अब भी उनके लिए खतरे से खाली नहीं। मलाला के साथ जख्मी होने वाली उनकी एक और सहेली कायनात भी स्कूल के अलावा घर से बाहर नहीं निकल पाती। वो भी आगे और पढ़ना चाहती हैं, मगर उन्हें लगता है कि वो महफूज नहीं। मैं ये सोचती हूँ अगर मैं भी मलाला की तरह बाहर होती तो आज मेरी वजह से सारे मोहल्ले को और इसको ये बात मुझे ना कहनी पड़ती। सारे मोहल्ले की जब हमारे घर के करीब वो ब्लास्ट हुआ तो सारे मोहल्ले के लोग ये कहते थे मुझे कि कायनात ये हमला जो है ब्लास्ट आपकी वजह से हुआ है। फिलहाल शाजिया और कायनात की जिंदगी औरों की तरह आजाद हो ये मुमकिन नहीं लगता, मगर मलाला के फंड से यहाँ की कई बच्चियों की तालीम मुकम्मल हो ये मुमकिन हो सकता है। सना गुलजार, BBC न्यूज। स्वात, जहां पढ़ाई के लिए लड़ाई लड़ रही हैं लड़कियां। ग्लोबल इंडिया में आगे देखिएगा, पहचानना मुश्किल कौन असली और कौन नकली, ऐसे बनाए जाते हैं डिजिटल चेहरे। सफल होने के लिए सपने देखना जरूरी है और उन सपनों को साकार करने के लिए आकाश जरूरी है। आकाश, अब सफलता दूर नहीं। संवेदनशील राजस्थान सरकार का निशुल्क दवा योजना के बाद एक और संवेदनशील प्रयास, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। योजना के तहत 7 अप्रैल 2013 से सभी राज्य के मेडिकल कॉलेज एवं उनसे संबद्ध अस्पतालों में 57 प्रकार की और सभी जिला चिकित्सालयों, उप जिला चिकित्सालयों एवं सैटेलाइट चिकित्सालयों में 44 प्रकार की जाँचें निःशुल्क। इसके अलावा 1 जुलाई 2013 से प्रदेश के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 28 प्रकार की एवं 15 अगस्त 2013 से प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं डिस्पेंसरीज पर 15 प्रकार की जांचें निःशुल्क। स्वस्थ और खुशहाल राजस्थान की ओर एक नया कदम, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. मध्य प्रदेश का सबसे किफायती टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट मात्र 30,000 में। संपर्क करें मोहक हॉस्पिटल इंदौर 097550444। भारत इतिहास के पन्नों पर शाही संस्कृति के धरोहर राजस्थान आज भी जगमगाता है रजवाड़ों की गरिमा से, जननेताओं की राजनीति से, हर एक बात की चहल पहल से, और रहता है हमेशा अपने ही रंग में, अपने ही ढंग में। म्हारो राजस्थान देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जागो पार्टी का मिशन 2013, आरक्षण का अंत। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। यूमी एंड हेल्थ में इस सप्ताह चर्चा करेंगे डॉक्टर ललित शर्मा से रीढ़ की हड्डी के रोगों के बारे में। अगर नर्व्स पे प्रेशर के सिम्टम्स आ रहे हैं, पेन बैक से लेकर के पैर में या हाथ में रेडिएट, नेक से लेकर के हाथ में रेडिएट कर रहा है, शूट डाउन कर रहा है, या पेशेंट को चलने फिरने में प्रॉब्लम हो रही है, ये सारे सिम्टम्स हैं जब पेशेंट को डॉक्टर की इमीडिएट अटेंशन लें। तो देखना ना भूलें यूमी एंड हेल्थ सिर्फ
ईटीवी राजस्थान पर। आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया, मैं हूं नेहा भटनागर। फिल्मों में किसी खतरनाक स्टंट को देखते वक्त क्या आपके मन में भी ये ख्याल आता है कि क्या ये असली हीरो है या उसका हमशक्ल? लेकिन अब तो बात हमशक्लों से भी काफी आगे जा चुकी है, क्योंकि अब इस्तेमाल होने लगा है डिजिटल चेहरों का। कैसे, चलिए देखते हैं। मिलिए एमिली से। अगर आपको लगता है कि ये इनकी असली छवि है तो ये आपकी गलतफहमी है। ये दरअसल 3 डायमेंशनल एनिमेशन है। इसे एक ऐसी तकनीक से तैयार किया गया है जो फिल्में बनाने के तरीकों में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है। Hollywood has a pretty big appetite for digital versions. हॉलीवुड में आजकल ये चलन बढ़ रहा है जहां असल कलाकारों की जगह उनका डिजिटल रूप इस्तेमाल किया जाता है, खासकर स्टंट दृश्यों में जहां असल कलाकारों के साथ शूट करना बेहद महंगा या खतरनाक हो सकता है। दर्शकों ने द एवेंजर्स जैसी फिल्मों में डिजिटल मॉडल देखे हैं जो असल लगते हैं, लेकिन डिजिटल चेहरे दिखाना पेचीदा काम है। चेहरे की एक एक चीज सही तरीके से दिखाने के लिए एनिमेटर्स को कलाकार की कई तस्वीरें चाहिए होती हैं। ये सारी तस्वीरें एक समय पर खींची होनी चाहिए। यहाँ से लाइट स्टेज तकनीक का काम शुरू होता है। दरअसल एक रिसर्च प्रयोगशाला में 9 फुट का स्फीयर रखा गया है जिसमें 6900 LED लगी हैं। ये किसी भी दिशा से किसी भी रंग की रोशनी पैदा कर सकता है। यहाँ आप किसी भी हॉलीवुड स्टार को खड़ा कर दीजिए, 7 कैमरे कई तरह की रोशनी में तस्वीरें लेनी शुरू कर देते हैं। एक्टर के करीब 30 तरह के हाव भाव रिकॉर्ड किए जाते हैं। एनिमेटर इन छवियों को कंप्यूटर में फीड करते हैं। इन सब को मिलाकर एक डिजिटल मैप तैयार किया जाता है। यही बारीकियां डिजिटल मॉडल को असल कलाकार जैसा बनाती हैं। This includes getting the shape of the face right. एनिमेटर को चेहरे की शेप सही बनानी होती है, त्वचा का टेक्सचर सही होना चाहिए। हर बार जब आपके चेहरे पर नया भाव आता है, ये चीजें बदल जाती हैं। इसलिए डिजिटल मॉडल तैयार करने के लिए असल व्यक्ति का इस्तेमाल करना पड़ता है। हॉलीवुड फिल्म द एवेंजर्स में इस तकनीक का बखूबी इस्तेमाल किया गया है। इस तकनीक का इस्तेमाल घरों में गेमिंग कंसोल में भी किया जा रहा है। तो ये विशेष तकनीक फिल्मों और गेमिंग की दुनिया में नए प्रयोग करने में मदद कर रही है। यहाँ असल और नकली में फर्क बताना मुश्किल हो जाता है। I don't know. What do you think? डिजिटल तकनीक का कमाल। देखते हैं तकनीकी दुनिया की कुछ और बड़ी खबरें। क्लिक के साथ हैं मुकेश शर्मा। ताइवान में अधिकारी इन रिपोर्टों की जांच कर रहे हैं कि सैमसंग ने प्रतिद्वंदी कंपनी HTC के बारे में नेगेटिव कमेंट करने के लिए छात्रों को काम पर लगाया था। सैमसंग के ताइवान के फेसबुक पेज पर इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया गया है। कंपनी ने कहा है कि वो अपने मार्केटिंग अभियान में ऐसे कमेंट शामिल नहीं करेगी जो अनाम लोगों ने किए हैं। गूगल ने अपने करामाती चश्मे के बारे में और जानकारी दी है। गूगल ने ऐप डेवलपर्स से कहा है कि इन चश्मों के डिस्प्ले पर विज्ञापनों की इजाजत नहीं होगी। इस रियलिटी चश्मे में न तो हेडफोन होंगे और न ही ईयरबड, बल्कि इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति के आंखों के नीचे वाली हड्डी से गुजरकर ध्वनि तरंगे उसके कानों में जाएंगी। ऐसा बोन कंडक्टर ट्रांसड्यूसर के जरिए मुमकिन होगा। गूगल ग्लास में 5 मेगापिक्सल वाला कैमरा भी है जिससे स्टिल फोटो खींचे जा सकेंगे। और अब BBC ग्लोबल एक्सक्लूसिव राउंड अप, दुनिया की बड़ी खबरों पर BBC की खास नजर। अमेरिका के बॉस्टन शहर में हुए 2 बम धमाकों के बाद BBC संवाददाता इयन पैनल वहां पहुंचे और हालात का जायजा लिया। मशहूर बॉस्टन मैराथन के दौरान हुए धमाके में 3 लोग मारे गए और 150 से ज्यादा लोग घायल हुए। FBI की टीम जांच में जुटी है। धमाकों के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया गया। आम लोगों सहित राष्ट्रपति बराक ओबामा ने धमाकों में मारे गए और घायल हुए लोगों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की हैं। लंदन में ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर की अंतिम यात्रा में आम लोगों समेत दुनिया भर से आए नेता शामिल हुए। ब्रिटेन के इतिहास की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थैचर का अंतिम संस्कार लंदन के सेंट पॉल कैथीड्रल में हुआ। इस मौके पर कैथीड्रल में 2000 से ज्यादा मेहमान मौजूद थे। इस महीने की 8 तारीख को लंबी बीमारी के बाद आयरन लेडी कही जाने वाली मार्गरेट थैचर का निधन हो गया था।
वेनेजुएला की राजधानी कराकस पहुंचे बीबीसी संवाददाता विल ग्रांट ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति निकोलस माडुरो के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों का जायजा लिया। वेनेजुएला के दिवंगत नेता हुगो चावेज ने माडुरो को अपना उत्तराधिकारी चुना था। माडुरो ने विपक्षी उम्मीदवार हेनरिक कैप्रिल्स को हरा दिया। उनके समर्थक वोटों की दोबारा गिनती की मांग कर रहे हैं। ग्लोबल इंडिया में आप देखेंगे अगले सप्ताह नेपाल में बढ़ता चीन का दबदबा और सैकड़ों पाकिस्तानियों को मिला भारत में नया जिगर। उर्दू में शेर व शायरी करते हुए आपने भारतीयों और पाकिस्तानियों को तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी अमेरिकी या जापानी शायर को सुना है? नहीं ना? तो चलिए हम आपको दिखाते हैं ऐसा मुशायरा जिसमें विदेशियों ने उर्दू में शायरी करके वाहवाही बटोरी। क्या तेज जगमगाती थी कातिल के हाथ में, अब उसकी आस्तीन में भी खंजर नहीं। 29 वर्षीय मैक्स ब्रूस नादेर कैलिफोर्निया के रहने वाले हैं, लेकिन उन्होंने लखनऊ के गली कूचों में रहकर न सिर्फ उर्दू को सीखा है बल्कि उस पर महारत भी हासिल की है। अच्छा शायर वो है जो अच्छे अशार पैदा करता है। गालिब अच्छे हैं, मीर अच्छे हैं जो रिवायती शायरी करते हैं। बुनियादी तौर पे शायर के बारे में कम सोचता हूँ, शेर के बारे में ज्यादा सोचता हूँ। जश्न बहार मुशायरा में इस बार मैक्स जैसे और भी विदेशी शायरों ने हिस्सा लिया जिनकी मातृभाषा उर्दू नहीं है। हिरोजी काताओका जापान के दाइतो बुंका विश्वविद्यालय में उर्दू के प्रोफेसर हैं। कृष्णचंद्र की कहानी सफेद फूल से उर्दू की तरफ आकर्षित होने वाले हिरोजी फैज, इकबाल और मंटो का जापानी में अनुवाद कर चुके हैं। मरहबा क्या शान और शौकत आज तक उर्दू की है। इसी तरह उमर सलीम अल-दरूज सऊदी अरब के रहने वाले हैं। ये उर्दू में एमए कर चुके हैं। भारत और पाकिस्तान में होने वाले मुशायरों में जब वो काफिया पहनकर शेर पढ़ते हैं तो लोग दाद दिए बगैर नहीं रहते। माशाल्लाह हिंदुस्तान में पब्लिक बड़ी साहिब ज़ौक़ पब्लिक हैं और साहिब फ़न शुआरा यहाँ मौजूद हैं और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हम एक्सपीरियंस हमें हासिल हो रहा है, अल्फाज वोकैबुलरी बढ़ रही है हमारी। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। शायद कविता से जिस तरह संस्कृतियों को जोड़ा जा सकता है उतना किसी और तरीके से नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि उर्दू जुबान भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर पैर पसार रही है और सराही भी जा रही है। रेहान फजल, बीबीसी, दिल्ली। दिल्ली में दाद बटोरते परदेसी शायर। फिलहाल लंदन के बीबीसी ब्रॉडकास्टिंग हाउस से ग्लोबल इंडिया की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार। देख रहे हैं ईटीवी राजस्थान। यूमी एंड हेल्थ में इस सप्ताह चर्चा करेंगे डॉक्टर ललित शर्मा से रीढ़ की हड्डी के रोगों के बारे में। अगर नर्व्स पे प्रेशर के सिम्टम्स आ रहे हैं, पेन बैक से लेकर के पैर में या हाथ में रेडिएट, नेक से लेकर के हाथ में रेडिएट कर रहा है, शूट डाउन कर रहा है, या पेशेंट को चलने फिरने में प्रॉब्लम हो रही है, ये सारे सिम्टम्स हैं जब पेशेंट को डॉक्टर की इमीडिएट अटेंशन लेनी। तो देखना ना भूलें यूमी एंड हेल्थ सिर्फ ईटीवी राजस्थान पर। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल।
नमस्कार, ईटीवी न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं अखिलेश सोलंकी। सचिन पायलट प्रदेश के दौरे पर और इस वक्त अपना संबोधन दे रहे हैं, सीधा रुख कर रहे हैं।